नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आज फौजिया दास्तान गो से जो हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी उसका ये दूसरा हिस्सा है, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। तो आइए मिलते हैं फौजिया से एक बार फिर। हमारे प्रोग्राम में फिर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ये जो एक आर्ट फॉर्म है, इसमें भी बहुत तपस्या की ज़रूरत है। अगर जी जी किसी को दास्तान गोई तपस्या, बहुत अच्छा आपने ये वर्ड, आपको पूरी तरह से लीन होना पड़ेगा अगर आप दास्तान गो बनना चाहते हैं तो। दास्तान गो आप मतलब जब भी मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब लोग मुझसे कहते हैं आप ना एक 5 दिन की एक वर्कशॉप कर दीजिए, तो मैं सोचती हूँ उसमें तो मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं कर पाऊंगी। मतलब 5 दिन की वर्कशॉप में, जैसे मैंने अशोका में, आई एम ग्लैड कि हम ये कर पा रहे हैं। जामिया में हमने जो उनका एक को करिकुलर एक्टिविटी का जो एक पेपर होता है, उसमें हमने एक सेमेस्टर में पूरा 3 महीने हमने एक पेपर पढ़ाया है दास्तान गोई का। अच्छा जी, हमने अशोका यूनिवर्सिटी में पूरे 3 महीने उनके सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने लेडी डिवीजन कॉलेज में मेंटल हेल्थ को लेके उन बच्चियों के साथ मैंने लगातार 3 महीने काम किया है। तो मैं उनसे ये कहती तुम दास्तान गो नहीं बनी हो, लेकिन ये सिर्फ एक तारुफ है जो 3 महीने में तुम ले कर पाई। और बच्चियों ने खुद अपनी स्क्रिप्ट्स लिखी, खुद अपने उनको बनाया और मैंने उनको ट्रेन कर उन्हें परफॉर्म किया है। तो दास्तान गोई को जो मेरा ऐसा मानना है कि ये मैं इसे अब एक सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये सिर्फ मज़े की चीज़ ना बन जाए कि आइए हाँ शाम को चलो शो देखने चलते हैं, वो तो है ही, वो तो रहेगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे अब इसको सोशल कॉज की तरफ लेके जाना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। माया एंजेलू ने कहा है कहीं कि हमारे अंदर एक कहानी जो दबी रह जाती है वो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है जब तक उसको एक एक्सप्रेशन ना मिले। तो आपने ये जो बात कही कि एज अ कथासिस इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अपनी बात कह सकें और अपने अंदर के गम को या जो भी तकलीफ है उसको एक्सप्रेस कर पाएं। इसको एक नया रूप आपने दिया है कि दास्तानें इस तरह यूज़ हों कि एक सोशल कॉज के लिए यूज़ हों। इसका ख्याल आपको कैसा आया? मतलब तिलिस्म की दुनिया से हट के इस तरफ को कैसे आप? क्योंकि देखिए मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया और मैं टीचिंग में थी, और समाज की काफ़ी चीज़ों ने मुझे हमेशा इम्पैक्ट किया है। मैं हमेशा से बड़ी वोकल रही हूँ, बड़ी ही रेबल रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने हमेशा वो काम किए हैं जो लोग बहुत सोचते हैं करने के लिए। तो कहीं जो चीज़ मुझे हर्ट करती है, अब मैं अपनी बात कैसे कहूँ, है ना? जब आपको कोई चीज़ हर्ट करती है तो आप कैसे कहें? मेरे पास मेरा एक आर्ट फॉर्म है, मैं उसके ज़रिए लोगों से वो बात कहना चाहती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि जो भी मुझे चीज़ जो खल रही है समाज में, जब मैंने मंटो के अफसानचे करे थे वो मैंने जैज़ म्यूज़िक के साथ किए थे। अरे वाह जी, और वो पार्टीशन पे थे, तो पूरा पार्टीशन में म्यूजियम एक क्रिएट किया था। तो मेरा जो काम है वो मंटो के अफसानचे सबने पढ़े, बिल्कुल छोटे छोटे अफसानचे सबने पढ़े हैं, लेकिन उसको जब हमने पार्टीशन के तौर पर किया और जैज़ म्यूज़िक के साथ किया तो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि मुझे ना कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि बताओ बच्चों इस कहानी के बाद तुमने क्या सीखा। तो मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए आपको कि क्या सीखा। ये जब आप मेरा शो सुन के जा रहे हैं, जैसे महाभारत है, गीता का उसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, जो आप जानती हैं, तो हमने गीता पे बहुत फोकस किया है। अच्छाई की जो जीत है उस पे हमने बहुत फोकस किया है। वो याद है आपको? जी मुझे याद है, बिल्कुल सुनाइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं, उसके प्यारों पर कोई भी हर्फ आ सकता नहीं। कि जब अर्जुन देखते हैं कि सब हैं और उन्होंने मुंह मना कर देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो मैं सुना रही हूँ। जब अर्जुन ने देखा खड़े हैं तमाम चचेज़ादे और उस्ताद जी एहतराम, कहीं बेटे पोते कहीं यार हैं, ब्रादर हैं मामू हैं गम खार हैं, खुसर है कोई दिल बंद है, कि लगा एक का एक से पेवंद है, जिगर की जिगर से लड़ाई है आज, कि लड़ने को भाई से भाई है आज, हुआ दिल को अर्जुन के रंजो मलाल, कहा रहम रिक़्क़त से होकर निडाल, बदन में नहीं मेरे ताबों तवां, दहन खुश्क है सूखती है ज़बां, लगी है मुझे कपकपी थरथरी, मेरे रोंगटे भी खड़े हैं सभी, चला हाथ से मेरे गांडीव अब, बदन जल रहा है मेरा सब का सब। तो ये अर्जुन है जो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरी चीज़ें हैं। तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि हम नज़्म के तौर पे हम अब जब अर्जुन का जो ये पेन है, जब आप
इसका जिक्र करते हैं, और जब ऑडियंस उसको समझती है, तो ये सिर्फ मज़े की चीज़ नहीं है कि हाँ चलो हम महाभारत सुनने चलते हैं, मगर जो अर्जुन की जो पेन है उसको नहीं लड़ना है अपने भाइयों से, उसको नहीं वार करना है। तो ये पेन को आपको लोगों तक पहुंचाना है। ये पेन आपने कई बार देखा है, आपने महाभारत सीरियल देखा है, लेकिन ऐसे कहानी कर, ऐसे दास्तान को जब मैं उसको हिट कर पाती हूँ तो वो मेरी कामयाबी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, कई चीज़ें हैं, आपने जेंडर डिस्कोर्स की बात की क्योंकि यू आर वेरी वेरी मच अ फेमिनिस्ट, तो इस तरह से जो विमेंस राइट्स हैं या जो औरतों के साथ सुलूक होता है जिसके हम सब खिलाफ होते हैं, तो उस पर भी आपने कोई दास्तानें ऐसी की हैं ताकि लोग वो उनके अंदर बात रम जाए? मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। हाँ। देखिए, तो क्विंट के साथ हमने जब निर्भया हुआ, और निर्भया पे मेरा एक वीडियो है, दास्ताने रेप। अच्छा। वो रेप करते नहीं, दास्ताने रेप पे हमने वो किया था, और वो पूरा शूट किया हमने क्विंट, क्योंकि वो डिजिटल होना बहुत ज़रूरी था। वो हमारे वजूद से डरते नहीं, वो हमारे उठने से गिरते नहीं, वो हमारे फैलने से सिकुड़ते नहीं, बस और बस उनसे रेप हो जाता है। हम जब शो करते हैं एक ऑडिटोरियम में, हालांकि ये लाइव चीज़ है और मैं इसे लाइव ही रखना चाहती हूँ कि 500 लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन जब आप कोई चीज़ डिजिटल करते हैं तो उसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है, वो बात बहुत दूर तक जाती है। तो क्विंट के साथ मैंने ये किया था निर्भया पे दास्ताने रेप, और बहुत लोगों ने अच्छा परसीव किया। फिर एक बार मैंने एक और वीडियो किया, हमारी दोस्त हैं, वो एक NGO के साथ काम करती हैं, वो उन कॉज की बात कर रही थी जब माँ है, जब जैसे जो प्रेग्नेंट औरत को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हम बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो क्या गुजरती है उसके ऊपर। तो उसको मैं उसको हम कह रहे हैं डिजिटल दास्तान गोई। वो 10 मिनट की हो सकती है, क्योंकि वो डिजिटल दास्तान, और ख़ास तौर से वो दास्तान गोई नहीं कह रहे हैं हम उसे कह रहे हैं डिजिटल दास्तान गोई। तो वो 10 मिनट का एक पीस है, लोग देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, एक दूसरे को पसंद आती है। तो ये वो काम है जो हम कर रहे हैं। आप एक तरह से एक स्क्रिप्ट पे काम करती हैं, जो हम बात कर रहे थे मीर बाकर अली की, कि वो कहानी शुरू हुई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ख़त्म हुई तो नहीं हुई, नहीं तो सारी रात निकल गई। अब क्योंकि ये आप नहीं करती हैं, तो when you stick to a script, do you have to mug it up, या कैसे होता है? उसको याद रखना पड़ता है ताकि उसको याद रखना पड़ता है। हाँ। बिल्कुल याद रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो जो दास्तान गो थे जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, जो मीर बाकर अली साहब, वो ऐसे दास्तान गो थे, वो फिल बदी, जैसे अगर वो यहाँ अगर आप उनका इंटरव्यू कर रही होती हैं, आप उनसे कहती हैं अच्छा ऐसा करिए, आप मुझे इस पे कुछ सुना दीजिए, हालांकि उनकी स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ। वो सुना देंगे। हमारा वो बूता नहीं है। हमारा बूता ये है कि हम स्क्रिप्ट पहले काम करते हैं, रिसर्च होती है, फिर हम उसे याद करते हैं, फिर हम उसे रियाजत के साथ, फिर हम उसे रियाज करते हैं, रियाज करके फिर हम उसे स्टेज के ऊपर लाते हैं। तो वो बूता हमारे अंदर नहीं है, मगर हाँ हम ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। ऑडियंसेस में भी नहीं है, इसलिए आपको उस हिसाब से भी तो अपने आप को प्रिपेयर करना। देखिए ऑडियंस में तो हो सकता है वो तो उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो हमसे कह देंगे अच्छा सर इस पे सुना दीजिए। क्योंकि ये जो हमारी स्टोरी टेलिंग की जो ट्रेडिशन है, अब जैसे रामायण की बात करें, रामायण जो खेली जाती है तो जो गाँव खेड़ों में होती है उसमें ऐसे होती है, वो सारी रात चलती है, उसमें कोई बात निकल आई, बीच में कोई गज़ल सुनानी कर देगा। नौटंकी है, नौटंकी में भी ऐसा है, आपका चीफ गेस्ट कौन है उसके साथ जुड़ी हुई कोई बात आ जाएगी, नौटंकी आपकी चल रही है, लेकिन उसमें वो जो फिलबदी चीज़ है वो है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ। लेकिन मैंने अभी तक कोई फिलबदी चीज़ नहीं की है। अच्छा। हाँ, उसकी तरफ है आपका कोई आप दुआ करिए हमारे अंदर वो बूता पैदा हो, आप लोगों की प्यार मोहब्बत रहेगी आपकी। मुझे लोगों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे लोगों के मोहब्बत ने यहाँ तक पहुँचाया है। अगर उनका प्यार मोहब्बत मुझे ऐसी मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन वो भी आएगा। इस बीच क्योंकि आपने बात की ट्रेनिंग की और जैसे आप लोगों को ट्रेन भी कर रही हैं, तो दास्तान गोई का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपके ही जान पहचान के कोई हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे। अगर हम मीर से कुछ अल्फाज लेकर अपनी बात कहने की कोशिश करें तो हम यही कहेंगे कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से फ़नकार निकलते हैं। तो देखिए फ़नकार होना कोई आसान काम नहीं है आज के ज़माने में, आज के मादी ज़माने में, जब लोगों को बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक इंसान तय करता है कि उसे सिर्फ फ़न की खिदमत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि फौजिया ने एक गिलास सीलिंग नहीं तोड़ी है,
एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि एक ऐसी फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है और अपना मकाम हासिल किया है जहाँ इससे पहले कोई औरत नहीं पहुँची। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फ़ौज़िया हिंदुस्तान की पहली दास्तान गो हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे मुल्कों में दास्तान गो होते हैं और वहाँ पे औरतें ये काम कर चुकी हैं। सच्ची बात यह है कि हम ये भी कह सकते हैं कि फ़ौज़िया दुनिया की पहली फ़ीमेल दास्तान गो हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो इससे पहले किसी औरत ने नहीं किया। जिस तरह से हमारे जो एपिक्स हैं उनको आप पेश करते हैं उर्दू में दास्तान गोई के ज़रिए, तो जो हमारी रीजनल लिटरेचर है, क्या उसका भी कोई स्कोप है? क्या उसमें भी दास्तान गोई हो सकती है कि उर्दू में ही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हमने एक किताब जो राधा कृष्ण हमारी जो उर्दू में है, वो नमिता गोखले जी की किताब है, माला श्री लाल की, फाइंडिंग राधा, उसको हमने अडेप्ट किया है राधा कृष्ण उर्दू में। तो मतलब आप उसको फिर उसका तर्जुमा कर लेती हैं? तर्जुमा, अब हम ये तो नहीं कहेंगे हमने वर्ड टू वर्ड तर्जुमा किया है, मगर हाँ वो बेस्ड है उनकी पूरी उसका एसेंस है। जी, उसका एसेंस है, उन्हीं किताब पे बेस्ड है वो राधा कृष्ण। पर किसी ने ये भी अटेम्प्ट किया है कि जैसे आप किसी और भाषा में, जैसे बांग्ला में दास्तान मैंने सुना है अभी कि कोई और कर रहा है। मैंने तो नहीं किया, क्योंकि भाई मेरी मादरी ज़बान तो उर्दू ही है। लेकिन हाँ, मैंने सुना है गुजराती में कुछ लोग कर रहे हैं, बंगाली में कुछ लोग कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बीन लाइक? आपने कहा कि चोटें तो खैर हर कोई खाता है, पर वुड यू सजेस्ट दिस फॉर द गर्ल्स कि इसको पिकअप करना चाहिए दास्तान गोई को? बिल्कुल पिकअप करना चाहिए, लेकिन एक चीज़, जैसे अब मैं भी जब दास्तान गोई करती हूँ तो ये आपको पैसे उतने, मतलब पैसे आएंगे मगर उससे आप अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। तो जैसे मैं अब और काम करती हूँ, जैसे मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, स्कूल में जाके नॉट दास्तान गोई मगर स्टोरी टेलिंग सिखाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है। लेकिन वो काम जुड़ा हुआ कहानी सुनाने से ही है ना। लेकिन वो दास्तान गोई हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको अंदर कोई एक ऐसा स्किल तो देखिए आना ही होगा जिससे आप अर्न कर सकें, है ना। लेकिन आपको अपने वेरिएशन ढूंढने होंगे। मगर हाँ यस, अगर आपको शौक़ है, आप सीखना चाहती हैं दास्तान गोई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, मगर आप दास्तान गो इसलिए मत बनिए क्योंकि अरे भाई वुमेन दास्तान गो की बड़ी वैल्यू है आजकल। वुमेन दास्तान गो के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी वो लगती है कि सिर्फ इसलिए दास्तान गोई ना हो कि भाई वुमेन दास्तान गो की आजकल बड़ी बात हो रही है और आपको इश्क है, आपको प्यार है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप दास्तान गोई करिए। फिर ये सब बातें बात की हैं जी। ये जो वक्त रहा है पैंडेमिक का, उसमें आपने कहा आपने पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन पॉडकास्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑडियंस नहीं है, अभी ग्रो कर रही है। एक न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू भी आया था जिसमें मैंने बाकायदा मना, क्योंकि अब मुझे लाइव शोज़ की आदत है, मुझे ऑडियंस की आंखों में देख के परफॉर्म करने की आदत है। वहाँ पे मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, कैमरा जो कि मेरा ही कैमरा है, मेरा ही जूम का कैमरा है मेरे लैपटॉप का, उसको देख के मैं परफॉर्म कर रही हूँ। वो इतना मुझे आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किए हैं कुछ शोज़, लेकिन मैं बहुत कम उस तरह के शोज़ करना चाहती हूँ। पर उसमें एक जो स्टोरी टेलिंग की सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं कहीं मुझे तो नहीं आती। हो सकता है और लोगों को आती हो, मुझे नहीं आती। इसलिए मैंने पॉडकास्ट किया। वहाँ पे सिर्फ ऑडियो है मेरा, वहाँ आप मुझे देख नहीं सकते, आप मुझे सुन सकते हैं। देखिए दास्तान गोई सुनने की चीज़ है। हम ऐसे दास्तान गो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं सामने कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो पॉडकास्ट के जरिए आप मुझे सुनिए। अब मैं खुद अपने आप को एक, और वहाँ सब, और मेरे सामने अगर ऑडियंस है, जबकि दिख रहे हैं ऑडियंस, लेकिन वो सब म्यूट है, क्योंकि अगर वो म्यूट नहीं होंगे तो मुझे डिस्टर्बेंस होगा। तो ये दुनिया मुझे बहुत समझ में नहीं आई असल में, ये जूम की दुनिया, ये अलग तरह का तिलिस्म है। ये अलग तरह का तिलिस्म है और मैं समझती हूँ मेरे लिए नहीं है। अच्छा, इस वक्त आप हमें कौन सी दास्तान थोड़ी सी सुनाएंगी? महाभारत से मैं ये धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि वो उनको बताएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो जंग शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। तो जंग शुरू होने से पहले संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ यूं सुनाया कि जैसे ही अर्जुन गांडीव धनुष चढ़ाए नजर आया, तमाम महारथियों ने वो शोरगुल मचाया कि जमीन और आसमान सर पर उठाया। तमाम पांडु और उनके रफीक राजे महाराजे अपनी अपनी फौजों को हमरकाब लिए आगे बढ़े। उमंगे काबू में न थी, हौसले मयान के बाहर थे, शंख और गौमुख बाजे ऐसे बजे कि बादलों की गरजमान थी।
जमीन से लेकर आसमान तक सबको खबर हो गई कि आज कौरवों और पांडवों का रन पड़ेगा। देवता, गंधर्व, किन्नर सब आसमान से जमीन की जानिब देखने लगे कि कैसा अजीम शान समा है, जमीन पर बहादुरों और जालों का समंदर जमा है। वाह। और ऐसे लगता है जैसे वो एक जितने वॉरियर्स हैं एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और तमाम जंग अब शुरू होने वाली है। क्या मंजर आप पेश करते हैं दास्तान गोई के ज़रिए। अच्छा, इसके बारे में कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। आप ही के जान पहचान में कोई है, देखते हैं कौन है। हमारे मुआशरे में जब कोई लड़की, कोई खातून कुछ अलग करना चाहती है, कुछ हटकर करना चाहती है, तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने फोकस से अपना लोहा मनवाती है तो वही मुआशरा उसे सलाम करता है। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है हमारी बहुत ही प्यारी, हर दिल अजीज़ फौजिया दास्तान गो ने। उन्होंने एक मेल डोमिनेटेड एरिया में कदम रखा और फिर ये दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा कोई काम नहीं जो एक लड़की ना कर सके। और बहुत सी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनसे मुतासिर हो रही हैं। कई लड़कियां जो हैं वो उन्होंने फौजिया से मुतासिर होकर इसी फील्ड में कदम रखना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं फौजिया। कैसा लगता है जब जो आपके आसपास के लोग हैं जब वो इस तरह से तारीफ़ करते हैं? इनकी ये मोहब्बत ये जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है, बहुत अच्छा लगता है। और इनका ये साथ ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि मुझे काम ना करने देने की पूरी कोशिश की गई है हर लिहाज से, हर तरह से। वो लोग जो ये समझते हैं कि उनकी बपौती है, तो मैं उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। वाह वाह। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं? काफ़ी बार जब एक लोगों को लगता है कि ये जो औरत है और ये हमारे तबके से नहीं है, ये हमारी क्लास से नहीं है, ये हमारे ख़ानदान से नहीं है, तो फिर लोग जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, लोग उनके बारे में उनको ईमेल्स लिखते हैं, उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं कि अगर आपने फौजिया के साथ काम करा तो आई विल बी वेरी हर्ट। इस तरह से लोगों ने मेरे साथ किया है। पहले उनसे डर लगता था जब मैं शुरू में आई थी, अब मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो मुझे काम नहीं करने देंगे। लेकिन मेरी माँ हमेशा एक चीज़ कहती थी कि तुम अपना काम करो ना, तुम अपने काम से मुझे उन लोगों को जवाब देना है ना। काफ़ी बार जो लोग आपको हैरेस करते हैं, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं पब्लिक में, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको उस वक्त उनको जवाब दें। ज़बान दानी है हिस्सा बेगमों का, लड़ाई क्या ज़बां कोई ज़बां से, ज़बां का फैसला है औरतों पर, ये बातें मर्दुएं लाए कहाँ से। हमेशा जो आप अपना लेवल है ना अपने काम से बढ़ाते जाइए, हर शो में, हर बार, हर तरह से आप उनको बढ़ाते जाइए। और इसी का एक मैं कहूँगी लोगों का प्यार है कि जब मैं डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली की जो मैं बात कर रही थी आपसे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ने मुझे लंदन से कांटेक्ट किया। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि फौजिया हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रेख्ती गोई पे काम करें और आप ही कर सकती हैं। बल्कि उसमें मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था जब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा हम इंतज़ार करेंगे, कोई बात नहीं। वाह। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको एक कहते हैं ना एक ताकत देती हैं आपको। जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, मुझसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी के तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, काम रुकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपको अपने काम से जवाब देना है। सिर्फ आप अपने काम को इतना ऊपर ले आइए, उसका लेवल इतना रेज आप कर दीजिए कि वो फिर जिन लोगों से वो ये बात कहें वो कहेंगे अरे भाई अच्छा फौजिया काम तो बहुत अच्छा है। उसी वक्त अग्निदेव के कोप से हवन की अग्नि नगर को भस्म करने लगी और वो सुंदर कन्या भी अचानक कहीं गायब हो गई। ब्राह्मण हत्या से राजा के शरीर में कोढ़ हो गया और शरीर गलने लगा। परेशान होकर राजा ऋषि वेदव्यास को याद करने लगे। ऋषि वेदव्यास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे अब समझ में आया राजन कि कौरवों और पांडवों ने हमारी बात क्यों ना मानी। चलो अब चुपचाप बैठ जाओ
कथा सुनो जिससे तुम ब्राह्मण हत्याओं से बचो। तो इस तरह ऋषि वेद व्यास ने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई और ब्राह्मण हत्या से मुक्ति दिलाई। आपको अपना पहला तजुर्बा याद है जब आप पहली बार दास्तान सुनाने के लिए स्टेज पर आई थी? बिल्कुल याद है। वो मैं कैसा दानिश था? हुसैन के साथ परफॉर्म कर रही थी। दानिश हुसैन काफ़ी बड़ा नाम है दास्तान का। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। पहला पेयर उनके साथ था और वो इतने माशाल्लाह उम्दा एक्टर हैं, हर लिहाज से परफॉर्मर हैं। और तो मैं उनके साथ परफॉर्म कर रही थी। सोचिए, और मैं एक तो इसी खौफ में थी कि मैं इनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ क्योंकि, और दूसरी बात ये कि लेकिन मेरा उस वक्त जब मेरा पहला शो था, एक तो ये था कि मैं लाइन ना भूलूँ अपनी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है। और कि आप दास्तान सुना रहे हैं क्योंकि दास्तान कोई लोगों को इतना मालूम नहीं था, उर्दू थी तो लोग उठ के चले जाते थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। हाँ। अच्छा। लेकिन ये होना ज़रूरी है आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने के लिए। हाँ। ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, ये हुआ मेरे साथ, अच्छा हुआ लोग उठ के गए, तो आप फिर और मेहनत करते हैं, आप उसमें और लगन डालते हैं, आप उसमें और अपने घंटे बढ़ाते हैं कि क्या हुआ, अगर अगली बार तो ये उठे नहीं वहाँ से, लोग पूछे अच्छा ख़त्म हो गया। ये रिएक्शन आना चाहिए लोगों से। तो जब लोग उठ के जाते हैं, जब लोग आपके सामने बैठ के ऐसे उबासियां मार रहे होते हैं, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ वो हर एक के साथ शुरू में ऐसा होता होगा। मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थी, तो काफ़ी बार जब आप नीचे उतरते हैं स्टेज से, उन्होंने तो कुछ काफ़ी लोग मेरे पास आए और वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा, फौजिया, हमें वर्ड टू वर्ड तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, मगर हम कहानी पकड़ पा रहे थे कि कहानी में क्या हो रहा है। और वो जो एक्सेजरेट आपने करने की बात करी, वो बिल्कुल सही करी, क्योंकि दास्तान गोई हम बहुत एक्सेजरेट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहूँगी, जब भी हम कोई कहानी गांधी जी की सुनाते हैं तो हम बहुत सादा अल्फाज में कह देते हैं कि और फिर इस तरह गांधी जी की पैदाइश हुई। जी, बात हो गई, समझ में आ गया कि पैदा हुआ। लेकिन जब हम दास्तान में ये कहते हैं गांधी जी की पैदाइश हुई, तो हम कैसे कहते हैं? तो जब महात्मा गांधी इस जहान में वारिद हुए तो समुद्रों ने अपनी लहरों से साहिलों के कदम चूमे, आसमान का एक एक तारा रोशनी से चमक उठा, बादे सबा ऐसी चली कि पत्ता पत्ता थिरक उठा, ऊंचे ऊंचे दरख्त झूमे, आबशारों ने गीत गाए, जंगल में फिर मंगल हुआ, बेमौसम यूं अचानक सावन बरसा कि सूखा गुजरात बस गोकुल हुआ, धरती से यूं ऊन बरसा कि मुफलिस खुशहाल हुए, खेतों ने सोना यूं उगला कि किसान मजदूर सब माला माल हुए, फिर सब ने मिलकर झूम झूम कर फरते मसरत से हम आहंग होकर गीत गाया। वाह। अब ये हम कह रहे हैं कि गांधी जी की पैदाइश हुई है, लेकिन जो आपने कहा एग्जेजरेट करना, ये असल में यही चाशनी है, यही चाशनी है, लफ्फाजी जो दास्तान गोई में है। मैं हमेशा, लोग मुझसे पूछते हैं कि फौजिया स्क्रिप्ट पे क्यों तुम इतना फोकस करती हो, तो बेसिकली दास्तान गोई की जो स्क्रिप्ट है हमारी, वही हमें और स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म से अलग करती है। वो स्टोरी टेलिंग बहुत सादा हो सकती है, सिंपल हो सकती है, हम चाहे, और स्पेशली जो हमारा जो काम है, हम बहुत पोएटिक बेस्ड काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे जो प्रोज हैं वो भी राइम करते हैं, हम इसमें बहुत पोएट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुरानी शायरी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिदम रहती है, एक cadence रिदम रहती रहती है, है। एग्जैक्टली। उस रिदम को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे भी अपने काम में लेकर आए। सादा से सादा दास्तान कभी, मैं समझती हूँ, सादा नहीं हो सकती। दास्तान में वो चाशनी, वो लफ्फाजी, वो लार्जर देन लाइफ चीज़ें, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही लार्जर देन लाइफ चीज़ें जब हम सुनते हैं तो ऐसे वहाँ से जब निकले तो ऐसे लगता है हम उस दुनिया से निकल कर आए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसके बाद आपको लगा, या आपकी कौन सी फेवरेट परफॉर्मेंस है जिसके बाद आपको लगा कि यू नो आई हैव अराइव्ड? 2015 में मैं दास्तान गांधी परफॉर्म कर रही थी IIC में। अच्छा। वहाँ पे अशोक वाजपेयी थे, दुआ जी थे, सारे सब लोग थे, डॉक्टर अक्षरा जलील थी, साविया दहलवी थी। IIC में वो मेरा पहला शो था, मैंने उससे पहले कभी IIC में परफॉर्म नहीं किया था, और मेरा स्टैंडिंग ओवेशन था। अरे वाह। तब मुझे लगा था आई हैव अराइव्ड, दिस इज इट नाउ फॉर मी। जैसे दास्तान ना ख़त्म हो तो अच्छा रहता है, वैसे हमारा प्रोग्राम ना ख़त्म हो तो हमें खुशी होगी, लेकिन मजबूरियाँ हर तरह की। तो जाते जाते हमें क्या सुना? जाते जाते मैं घूमी कबाबी का एक, जो मेरा बड़ी फेवरेट दास्तान है, मुझे दिल्ली की दास्तान है, वो अशरफ सुबुई दहलवी साहब ने लिखा है, जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो अज़हर इकबाल ने लिखा है। तो अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब,
सुन के रक्सा हो जिसको जामे शराब, वो फसाहत ज़ुबानी दिल्ली की, वो बलागत ज़ुबानी दिल्ली की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब और घुम्मी का वो बयान अदब। बाद मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों की क्या चलाता था। सीख से जब महकती बुए कबाब, दिल खिंचा जाता था बसुए कबाब। बहुत खूब, ऐसे भूख लगाती है। खैर, ये एक अलग तरह की एक हंगर है, एक बिल्कुल इस तरह की जो ट्रेडिशन है उसको सुनते रहें और ये इसी तरह एक नई रवानगी पाए हम चाहते हैं। और आप प्रोग्राम में आई, हमारे साथ इतनी सारी बातें हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बात करके भी बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी। थैंक यू सो मच। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी अब दास्तान गोई ज़रूर सुनेंगे। अगली बार तक के लिए नमस्कार।